नमस्कार। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। इतना बड़ा सिलेबस, पढ़ें तो पढ़ें क्या। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम हाल ही में हुए आरआरबी एनटीपीसी के पेपर को डिकोड करेंगे ताकि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकें। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिलेबस का तो जैसे कोई अंत ही नहीं है, पर सोचिए अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम ये जान पाएं कि एग्जामिनर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, असली एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करना बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए देखते हैं कि वो आपसे असल में जानना क्या चाहते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम संविधान की पेचीदगियों को समझेंगे, फिर चलेंगे इतिहास के गलियारों में और उसके बाद देखेंगे कि आज की दुनिया में साइंस और ग्लोबल अफेयर्स में क्या चल रहा है। और सबसे आखिर में इन सबसे आपके लिए एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस सब्जेक्ट से जिसमें अक्सर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, इंडियन पॉलिटी। देखिए, इस एग्जाम ने ये तो साफ कर दिया कि संविधान की सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज से अब काम नहीं चलने वाला। तो इस पेपर से हमें पहला और सबसे बड़ा हिंट क्या मिला? यही कि अब रटने का जमाना गया। एग्जामिनर अब आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है, खासकर जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। और मजे की बात यह है कि एग्जामिनर ने कितने अलग अलग तरह के अमेंडमेंट्स उठाए। देखिए, एक तरफ एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि प्योर पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ दिल्ली का स्टेटस जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है, और तीसरा भारत बांग्लादेश का सीमा समझौता। ये क्या दिखाता है? यही कि वो आपकी समझ की रेंज देखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ आपकी रटने की शक्ति। अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में आखिर फर्क क्या है? एग्जाम में एनसीएसटी और सीआईसी का उदाहरण देकर इसी बारीक फर्क को टेस्ट किया गया था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। और बात सिर्फ अमेंडमेंट्स पर ही खत्म नहीं हुई। फंडामेंटल राइट्स से लेके ऑफिशियल लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेशन तक आर्टिकल्स को भी खूब पूछा गया। आप बस रेंज देखिए, एक तरफ आर्टिकल 23 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, तो दूसरी तरफ 4th शेड्यूल जो राज्यसभा की सीटों के बारे में है। इशारा साफ है, आपको पूरे संविधान पर एक अच्छी पकड़ बनानी होगी। तो संविधान के आर्टिकल्स और क्लॉजेज से निकलकर अब सफर करते हैं इतिहास की कहानियों का। इस पेपर ने यह साबित कर दिया कि हिस्ट्री सिर्फ तारीखें रटने का नाम नहीं है, बल्कि ये उन आइडियाज और स्ट्रगल्स को समझने की चीज है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है। और जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं तो ये नारा जहन में आता है, बाल गंगाधर तिलक का ये पावरफुल स्लोगन जो सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस वक्त की पूरे स्वतंत्रता संग्राम की आवाज थे। पर देखिए, एक स्मार्ट एस्पिरेंट सिर्फ नारा याद नहीं रखता, वो ये समझता है कि इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सवाल यही है कि ये कब और क्यों कहा गया। 1916 में जब होम रूल मूवमेंट जोरों पर था, तिलक ने इस नारे से लोगों के दिलों में स्वराज की आग जलाई थी। याद रखिए, हिस्ट्री में क्यों और कब का जवाब क्या से ज्यादा जरूरी होता है। ये टाइमलाइन देखिए जरा, आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जामिनर आपसे हिस्ट्री में कितनी लंबी लंबी छलांगे लगवाना चाहता है। एक सवाल 12वीं सदी के काकतीय वंश से, तो दूसरा सीधा 1857 के विद्रोह से, और फिर 1925 की काकोरी ट्रेन एक्शन पर। मतलब आपको पूरी टाइमलाइन पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी होगी। और एक बात और, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ लड़ाइयां और पॉलिटिक्स ही नहीं है, बल्कि हमारा कल्चर भी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है छऊ डांस पर आया सवाल। ये सिर्फ एक डांस नहीं दोस्तों, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। और सवाल इसकी अलग अलग रीजनल स्टाइल्स पर था। ये दिखाता है कि आर्ट एंड कल्चर को हल्के में नहीं ले सकते। चलिए अब गियर बदलते हैं और आते हैं सबसे करंट टॉपिक्स पर, साइंस और ग्लोबल अफेयर्स। इस सेक्शन में एग्जामिनर ने यह चेक किया कि आप आज की दुनिया से, भारत की ग्लोबल पोजीशन से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कितने वाकिफ हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक थी तीसरी, अमेरिका और चीन के ठीक बाद। यह दिखाता है कि एशिया में भारत एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जहां एक तरफ हम पावर में तीसरे नंबर पर हैं, वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में हमारी रैंक 148 देशों में से 131वीं थी। ये एक तरह का रियलिटी चेक है, और इससे यह भी पता चलता है कि एग्जामिनर एक बैलेंस्ड व्यू चाहता है। आपको अच्छी और चिंताजनक दोनों तरह की रिपोर्ट्स पर नजर रखनी होगी। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में कितना स्पेसिफिक सवाल पूछा गया। आईएमएफ के हिसाब से 2027 में ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान क्या था? एकदम सटीक आंकड़ा पूछा गया, 3.2%। इससे क्या सबक मिलता है? यही कि जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी हेडलाइंस पर भी नजर रखनी होगी। साइंस एंड टेक में एग्जामिनर का फोकस था भारत की अपनी अचीवमेंट्स पर, जैसे कि ग्लूकैस9 जो कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। यह साफ साफ इशारा है कि आपको देश के टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में क्या चल रहा है, इस पर नजर रखनी है। और इसी तरह क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, ये भी एक बड़ी घरेलू तकनीकी कामयाबी है। आईआईटी बॉम्बे का नाम इससे जुड़ा है। तो देखिए, आईआईटीज, बोस इंस्टीट्यूट जैसे प्रीमियर संस्थानों से जो भी बड़ी रिसर्च निकल रही है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। और साइंस का मतलब सिर्फ हाई-फाई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, ये भी पूछा गया। एसिड रेन के कारण क्या है, PM 2.5 पोल्यूशन का क्या असर होता है। मतलब साइंस के वो पहलू जो सीधे सीधे एनवायरनमेंट और हेल्थ से जुड़े हैं, वो भी बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है, हमने पूरे पेपर का एक तरह से पोस्टमार्टम कर लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, तो अब करें क्या? इन सब जानकारियों का इस्तेमाल कैसे करें? चलिए इस पूरी एनालिसिस को आपके लिए एक सिंपल एक्शन ओरिएंटेड प्लान में बदलते हैं।
तो इस पूरी बातचीत से 4 गोल्डन रूल्स निकल कर आते हैं आपकी तैयारी के लिए। नंबर 1, संविधान के अमेंडमेंट्स और बॉडीज को गहराई से समझिए। नंबर 2, हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़िए, सिर्फ तारीखें मत रटिए, उसके पीछे का क्यों समझिए। नंबर 3, दुनिया में भारत की रैंकिंग पर, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, नजर रखिए। और नंबर 4, भारत में हो रही साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट को फॉलो कीजिए। ये 4 पिलर्स आपकी तैयारी को एक सॉलिड बेस देंगे। तो अब रोड मैप आपके सामने है। सवाल सिर्फ एक है, आप अपनी एनर्जी को कहां फोकस करेंगे? याद रखिए, सही स्ट्रैटेजी बनाना और फिर उस पर टिके रहना, यही सफलता की कुंजी है। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।